U-55 हिंदी। शव साधकों ने एक लोहे के शव और लगभग 10 चलती लाशों को कमान सौंपी तथा उन्हें चारों दिशाओं से घेर लिया। बाय जिशिंग ने पीछे की ओर पहरा दिया, अपने लंबे भाले को घुमाते हुए लाश को दूर भगाया। मो हुआ और बाय जिक्सी प्रत्येक ने संयम बरतने के लिए मंत्र और तलवार क्यूई का उपयोग किया। उनमें से 3 ने लड़ाई पसंद नहीं की, लड़ते हुए पीछे हट गए। बाद में अन्य साधक उनकी सहायता के लिए आए और 2 घंटे तक अराजक लड़ाई लड़ने के बाद वे अंततः शव खदान से बच निकले और एक गुफा में चले गए, जहां उन्होंने शिविर स्थापित किया था। गुफा के अंदर यांग जियाशान, युवा मास्टर यून, एक मुरझाया हुआ बूढ़ा आदमी, एक मध्यम आयु वर्ग का साधक और अन्य साधक सभी अंदर थे, शव खदान के उन्मूलन पर चर्चा कर रहे थे। वहां जाते समय मोहुआ ने पहले ही स्थिति पूछ ली थी और उसे समझ लिया था। उन्होंने जाना कि यह ताओवादी न्यायालय ही था जिसने शव खदान को बंद करने और शव राजा को नष्ट करने का आदेश दिया था, जिसके कारण इतने सारे साधक एकत्र हुए थे। इसलिए इतने सारे लोगों को देखकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। एक ताओवादी सैनिक मोहुआ और अन्य 2 को यांग जियाशान ले गया। मोहुआ को देखकर और उसकी पहचान जानकर यांग जियाशान स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हो गया। उसने बाय जिशिंग से सुना था कि यह उसका जूनियर शिष्य था जिसने लाश की खदान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसे प्रसारित किया था। चूंकि वह एक जूनियर शिष्य था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उससे युवा होने की अपेक्षा की जाती थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना युवा होगा। मोहुआ के कोमल चेहरे पर अभी भी बचपन के निशान थे। वह अपने कुल के साधना ज्ञान में नवदीक्षित शिष्यों से अधिक वृद्ध नहीं दिखते थे। क्या ऐसे बच्चे का इस्तेमाल लू चेंगयुन ने किया होगा? क्या उसे लाशों की खदान में कैद किया जा सकता था? और क्या वह अंदर रहते हुए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और फिर उसे कड़ी सुरक्षा वाली शव खदान से बाहर भेजने में सक्षम था? उन्होंने ये कैसे हासिल किया? यांग जियाशान की भौहें चुआ अक्षर में गुंथी हुई थीं। मोहुआ को देखकर अन्य साधकों के चेहरे पर भी उलझन थी, वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। गुफा क्षण भर के लिए शांत हो गई। हालांकि मोहुआ यांग जियाशान को इधर उधर देख रहा था, उसे वह कुछ हद तक परिचित लग रहा था और वह पूछे बिना नहीं रह सका। कमांडर, क्या आप यांग जियोंग नाम के एक चाचा को जानते हैं? यांग जियाशान आश्चर्यचकित रह गया। क्या आप मेरे 5वें भाई को जानते हैं? मोहुआ ने सिर हिलाया। थोड़ा बहुत परिचय है। अंकल यांग ने तो मुझे ये भी बताया था कि जब भी समय मिले यांग परिवार से मिलाऊं और कहानियां एम्पायर पर खोजें। यांग जियाशान ने भौहें चढ़ाईं और 2 बार मोहुआ कहा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मोहुआ, मुझे पता था कि यह नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। साल खत्म होने से पहले मेरे 5वें भाई ने एक बहुत ही प्रतिभाशाली जूनियर फॉर्मेशन मास्टर से मिलने की बात कही थी। बहुत प्रतिभाशाली। यांग जियाशान ने फिर सोचा। उस समय उनके 5वें भाई ने कुछ अलग बात कही थी। गंभीर चेहरे के साथ और मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात एक जूनियर फॉर्मेशन मास्टर से हुई थी जिसमें भयानक प्रतिभा थी। जब उन्होंने पूछा कि यह प्रतिभा कितनी डरावनी है तो उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहा कि उन्हें इसे गोपनीय रखना होगा। यांग जियाशान ने तब इसे दिल पर नहीं लिया। यांग जियोंग और वह दोनों ही गठन ज्ञान में बराबरी के थे, वह क्या भेद कर सकता था कि किसकी प्रतिभा श्रेष्ठ है। इसलिए उस समय उसने यांग जियोंग की बातों को बस यूं ही सुना और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दक्षिण यू शहर पहुंचने पर मोहुआ नाम सुनकर उन्हें परिचित सा लगा। अब जब मोहुआ ने यांग जियोंग का उल्लेख किया तो उसे अचानक याद आ गया। यांग जियाशान का रवैया तुरंत गर्म हो गया। यद्यपि वह फॉर्मेशन में प्रतिभा की डिग्री को नहीं समझ सका, फिर भी उसे याद आया कि उसके 5वें भाई ने भी कहा था कि इस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर से मिलने पर उसे उसकी ओर से धन्यवाद कहना चाहिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और यह सबसे अच्छा होगा यदि वह उसे यांग परिवार में शामिल होने के लिए राजी कर सके। उसका 5वां भाई थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का और थोड़ा घमंडी था, लेकिन वह दिल से उदार था और वफादारी को बहुत महत्व देता था। वह अक्सर किसी की इतनी तारीफ नहीं करता था। यदि इस युवा साधक को उसके 5वें भाई द्वारा अन्य किसी बात की परवाह किए बिना उच्च सम्मान दिया जाता था तो कम से कम उसका चरित्र तो उत्कृष्ट ही होगा। इसके अलावा मैं बहुत युवा हूं और पहले से ही एक फॉर्मेशन मास्टर हूं। भले ही उनकी प्रतिभा को भयानक न माना जाता हो, फिर भी यह निश्चित रूप से उल्लेखनीय थी। इसके अलावा उन्होंने शव खदान के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जो एक बड़ी मदद थी। यांग जियाशान ने तुरंत सौहार्दपूर्ण ढंग से कहा।
युवा मित्र, तुम्हें जो डर लगा उसके लिए मुझे खेद है। मैं किसी से कुछ पेय और आध्यात्मिक भोजन तैयार करवाता हूँ। पेट भर खाओ और अच्छी तरह आराम करो। मो हुआ मुस्कुराया, धन्यवाद कमांडर। यांग जियाशान ने हाथ हिलाते हुए कहा, ऐसी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे पांचवें भाई से परिचित हैं, बस मुझे अंकल यांग कहें। उसके संकेतों का पालन करते हुए मोहुआ ने प्रसन्नतापूर्वक पुकारा, अंकल यांग। यांग जियाशान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बाकी लोग कुछ स्तब्ध होकर देखते रहे। बिना कुछ बोले उन्होंने इतनी जल्दी कैसे रिश्ता स्थापित कर लिया। उन्होंने लीडर यांग के रूप में प्रवेश किया और एक कप चाय खत्म करने में लगने वाले समय से भी कम समय में वे अंकल यांग बन गए। आमतौर पर समकोण और कठोर चेहरे वाले यांग जियाशान अब मुस्कुरा रहे थे, मानो वसंत की हवा का आनंद ले रहे हों। यह असंगति अत्यंत गंभीर थी। आखिर यह युवा किसान कौन था? बाकी लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। तब यांग जियाशान ने मोहुआ से कहा, पहले तुम अपने बड़े भाई और बहन के साथ आराम करो, हमें अभी भी यहाँ कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी है। मोहुआ ने सिर हिलाया, ठीक है, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा अंकल यांग। यांग जियाशान ने हल्का सा सिर हिलाया। मोहुआ ने झुककर विदा ली। यांग जियाशान ने मोहुआ को दयालु भाव से जाते हुए देखा, फिर वापस मुड़ा। उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया और उसने लोगों से कहा, आगे है। एक उप कमांडर जैसे ताओवादी सैनिक ने पहले की चर्चा जारी रखी। उद्धरण चिन्ह ... ज़ॉम्बीज़ को बड़ी संख्या में परिष्कृत किया जा रहा है और हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। हम इस कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें 10,000 लाशों के गठन को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। 10,000 लाशों का गठन। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, मोहुआ के कान ये शब्द सुनकर खड़े हो गए और क्षण भर के लिए वह स्तब्ध रह गया। डिप्टी कमांडर ने अपनी आवाज धीमी कर दी थी, लेकिन मोहुआ की चरम 13 धारियों वाली दिव्य भावना के कारण, भले ही आवाज तेज नहीं थी, फिर भी उसने उसे सुन लिया। मोहुआ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर पीछे मुड़कर पूछा, अंकल यांग, क्या आप 10,000 लाशों के गठन पर चर्चा कर रहे हैं? यांग जियाशान के चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी जब उन्होंने पूछा, युवा मित्र, क्या आप 10,000 शवों के गठन के बारे में जानते हैं? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। यांग जियाशान अचंभित रह गया, फिर उसे याद आया कि मोहुआ ही वह व्यक्ति था जिसने खुफिया जानकारी भेजी थी, इसलिए यह अजीब नहीं था कि वह 10,000 लाशों के गठन के बारे में जानता था। तो क्या आप 10,000 लाशों के इस गठन से परिचित हैं? यांग जियाशान ने अपनी आंखों में आशा की चमक के साथ पूछा, एक सकारात्मक उत्तर की उम्मीद करते हुए। मोहुआ थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, मैं इससे काफी परिचित हूं। वह कैसे कह सकता था कि 10,000 लाशों के समूह की केंद्रीय संरचना की आंख उसके द्वारा तैयार की गई थी? क्या मैं इससे परिचित हूं? यांग जिशान समझ नहीं पा रहा था कि यह परिचित शब्द का क्या मतलब है। उसने आगे पूछा, तो फिर युवा भाई, क्या तुम जानते हो कि 10,000 लाशों की संरचना को कैसे तोड़ा जाए? वहां उपस्थित सभी साधकों ने मोहुआ की ओर अपनी दृष्टि घुमाई। एक क्षण विचार करने और सभी को, विशेष रूप से ताओवादी दरबार के साधकों की शक्तियों को आंकने के बाद मोहुआ ने सिर हिलाया। एक ही रास्ता है। यांग जिशान बहुत खुश हुआ, कौन सी विधि? मोहुआ ने पूछा, क्या आपके पास अभी भी स्टोन पैलेस का नक्शा है? हाँ। यांग जिशान ने तुरंत किसी को हॉल में पत्थर की मेज पर नक्शा फैलाने का आदेश दिया। मोहुआ ने नक्शे पर कई जगहें चिन्हित की। ये जगहें स्टोन पैलेस के अंदर थोड़ी सुनसान और साधारण जगहों पर स्थित थीं, और पत्थर की दीवारें मजबूत थीं, जिनमें कोई खास बनावट नहीं थी। यांग जिशान के चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आ गई। मोहुआ ने फिर समझाया, ये स्थान सीलबंद तहखाने हैं जिनमें अनेक आत्मा पत्थर हैं। आत्मा पत्थर? यांग जिशान ने भौहें चढ़ाईं। हाँ। मोहुआ ने सिर हिलाया। लू चेंगयुन ने लाशों को गुलाम बनाकर जिन आत्मा पत्थरों को खनन करवाया था, उनमें से एक बड़ा हिस्सा लाश की खदान के भीतर इन सीलबंद तहखानों में छिपा हुआ है। पिछली रात उसे यह बात तब पता चली जब वह चुपचाप इधर उधर घूम रहा था और छुपकर बातें सुन रहा था। तो फिर क्या? यांग जिशान ने एक बार फिर पूछा। इन आत्मा पत्थरों को नष्ट कर दो और तुम 10,000 लाशों के गठन को तोड़ सकते हो, मोहुआ ने उत्तर दिया। यांग जिशान चुप हो गया। अन्य लोगों की अभिव्यक्तियां भी कुछ जटिल थीं। कुछ लोगों ने तो निराशा भी व्यक्त की। मोहुआ को समझ नहीं आया कि क्यों। इसके विपरीत एक वरिष्ठ फॉर्मेशन मास्टर ने मदद करने के इरादे से याद दिलाया,
युवा भाई, आप युवा हैं और शायद यह नहीं जानते कि दुष्ट संरचनाएं सामान्य संरचनाओं से भिन्न होती हैं। सामान्य संरचनाएं आध्यात्मिक शक्ति को परिवर्तित करने और संरचना को संचालित करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स को परिष्कृत करती हैं। लेकिन दुष्ट संरचनाएं, वे रक्त, क्यूई, मांस और हड्डियों, दिव्य आत्माओं और जीवन शक्ति, जीवित प्राणियों से आक्रोश और प्रकृति और अन्य प्रकार की दुष्ट शक्तियों से गंदी क्यूई द्वारा संचालित होती हैं। इससे रचना विचित्र हो जाती है और इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ये साधकों के शरीर और आध्यात्मिक शक्ति को और भी अधिक प्रदूषित कर देता है। लू चेंगयुन का 10,000 शवों का गठन भी ऐसा ही है। ये संरचना आध्यात्मिक शक्ति से संचालित नहीं है, इसलिए यदि आप तिजोरी और आत्मा पत्थरों को नष्ट भी कर दें तो भी इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा इसका परिणाम केवल इतना होगा कि लू चेंगयुन अपनी कुछ आत्मा पत्थर संपत्ति खो देगा। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं है। वरिष्ठ फॉर्मेशन मास्टर क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स भी थोड़े आश्चर्यचकित थे। मो हुआ ने आगे बताया, लू चेंगयुन का 10,000 शवों का समूह शवों के विशाल समूह से विकसित हुआ है। इसकी संरचना तो विशाल समूह जैसी है, लेकिन उसका पैमाना नहीं, इस प्रकार यह एक संयुक्त समूह है। फिर भी आवश्यक दुष्ट शक्ति विशाल है। वह शहर में नरसंहार नहीं कर सकता था और रक्त, आक्रोश और घृणा से दुष्ट शक्ति को परिष्कृत करने में सक्षम न होने के कारण उसने समझौता करने का सहारा लिया। उन्होंने स्पिरिट स्टोन्स को परिष्कृत करने के लिए कंपाउंड फॉर्मेशन आई का निर्माण किया, फॉर्मेशन को चलाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, फिर आध्यात्मिक शक्ति को रक्त क्यूई से प्रदूषित किया, जिससे 10,000 लाशों के पूरे फॉर्मेशन को चलाने के लिए ईविल पावर का निर्माण हुआ। वरिष्ठ फॉर्मेशन मास्टर की अभिव्यक्ति हिल गई और अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स आश्चर्य और अनिश्चितता से एक दूसरे को देखने लगे। इसलिए मो हुआ ने आगे कहा, तिजोरी और आत्मा पत्थरों को नष्ट करके आप वास्तव में 10,000 लाशों के गठन के लिए आपूर्ति को काट रहे हैं, इसकी गठन आंख को बेकार कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से गठन को तोड़ रहे हैं। और चूंकि फॉर्मेशन आई का निर्माण पहले ही हो चुका है, इसलिए इसे कम समय में संशोधित नहीं किया जा सकता। एक बार जब आत्मा के पत्थर खत्म हो जाएंगे तो भले ही लू चेंगयुन किसी शहर को मारने और लूटने का सहारा लेना चाहे ताकि वह दुष्ट शक्ति के लिए रक्त और मांस का उपयोग करके संरचना को चला सके, यह असंभव होगा। मो हुआ की बात खत्म होने के बाद सभी के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन वे चुप रहे। साधारण साधक या तो संरचनाओं को नहीं समझते थे या केवल प्रारंभिक समझ रखते थे, इसलिए वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते थे। मो हुआ के स्पष्टीकरण के बाद जो कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स समझ गए थे, उन्हें लगा कि उनकी बात काफी सही है। फिर भी वे कुछ हद तक अनिश्चित थे। यह मामला ताओवादी न्यायालय के आदेशों, शव खदान के दमन, शव राजा के विनाश और ताओवादी दानव के उन्मूलन से संबंधित था। ऐसे मामले कोई मामूली बात नहीं थे। वे लापरवाही बरतने का साहस नहीं कर सके। वरिष्ठ फॉर्मेशन मास्टर ने सावधानीपूर्वक पूछा, युवा भाई सज्जन, आपको ये कैसे पता? क्योंकि मैंने फॉर्मेशन आंख बनाई थी। एम्पायर पर कहानियां खोजें। बेशक मो हुआ ये बात खुलकर नहीं कह सकता था। इसके बजाय उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, मुझे लू चेंगयुन ने लाश खदान में हिरासत में लिया था। संयोग से मुझे 10,000 लाशों के गठन का आरेख देखने को मिला। 10,000 लाशों के गठन के लिए गठन आरेख। वरिष्ठ फॉर्मेशन मास्टर अंदर से कांप उठे। सच में संरचना आरेख को जानने से सब कुछ बदल जाएगा। मो हुआ ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया, क्या मैं इसे आपके देखने के लिए बनाऊं? वरिष्ठ फॉर्मेशन मास्टर चौंके। ड्रॉ, आपका मतलब है कि इसे देखने के बाद आप इसकी नकल कर सकते हैं? यांग जिशान ने तुरंत आदेश दिया, कागज और स्याही लाओ। वरिष्ठ फॉर्मेशन मास्टर ने तुरंत कहा, मेरे पास है, मेरे पास है। ये कहने के बाद उन्होंने स्वयं कागज और स्याही निकाली। अन्य निर्माण गुरुओं ने भी मदद की। उन्होंने मेज पर निर्माण पत्र बिछाया और आध्यात्मिक स्याही मिलाई। सब कुछ तैयार था और सभी की निगाहें उत्सुकता से मो हुआ पर टिकी थीं। मो हुआ को कुछ असहजता महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने ब्रश लिया, उसे स्याही में डुबोया और कागज पर फॉर्मेशन पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। उनकी ब्रशवर्क परिष्कृत और नपी तुली थी। प्रत्येक स्ट्रोक और पैटर्न स्वतंत्र रूप से फिर भी एक अंतर्निहित क्रम के साथ खींचा गया था। वहां बैठे फॉर्मेशन मास्टर्स आश्चर्यचकित हो गए, एक दूसरे को देखने लगे और आपस में प्रशंसा की बातें करने लगे। अपनी छोटी उम्र के बावजूद वह पहले से ही एक महान गुरु का आचरण प्रदर्शित करता है। वर्षों के सावधानीपूर्वक अभ्यास के बिना कोई भी व्यक्ति ब्रश चलाने में इतनी कुशलता हासिल नहीं कर सकता।
अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत प्रभावशाली। यहाँ तक कि युवा मास्टर यून मोहुआ को देख रहे थे, उनकी स्पष्ट आंखों में प्रशंसा की निरंतर झलक थी। बेशक मोहुआ ने 10,000 लाशों का संपूर्ण संरचना आरेख नहीं बनाया। उन्होंने केवल निर्माण धुरी की गतिविधियों को रेखांकित किया ताकि सभी के लिए आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को समझना आसान हो सके। उन्होंने संरचना नेत्र के मूल का भी रेखाचित्र बनाया ताकि हर कोई देख सके कि आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार संरचना नेत्र से होकर गुजरती है, 10,000 शवों के गठन से जुड़ती है और फिर रक्त क्यूई और गंदी क्यूई के साथ मिलकर दुष्ट शक्ति का निर्माण करती है। इससे पहले कि वह समाप्त करता, मोहुआ ने चित्र बनाना बंद कर दिया। फॉर्मेशन मास्टर्स के समूह ने, जो और अधिक चाहते थे, देखा कि मोहुआ ने अपना ब्रश नीचे रख दिया और आग्रह किया, चित्र बनाना जारी रखो, तुमने क्यों रोक दिया? हुआ ने अपना सिर खुजाया, दोषी महसूस करते हुए। मुझे बस इतना ही याद है। वह चित्रकारी जारी नहीं रख सकता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो पूरी संरचना उजागर हो जाती। सभी ने बाईं और दाईं ओर देखा, मोहुआ के 10,000 लाशों के गठन के रेखाचित्र की जांच की और सभी ने भौहें चढ़ाईं। एक फॉर्मेशन मास्टर ने आह भरी, लू चेंगयुन वास्तव में काफी प्रतिभाशाली है। किसी ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर उसमें प्रतिभा है? क्या वह अब भी एक निर्दयी बदमाश नहीं है? मैं यह नहीं कह रहा था कि वह नहीं था। प्रतिभा और गुण के बिना व्यक्ति केवल औसत दर्जे का होता है, लेकिन प्रतिभा और गुण के अभाव में अक्सर वह अधिक बढ़िया आपदा होती है। जब तक किसी का चरित्र भ्रष्ट है, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसकी निंदा की जानी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि लू चेंगयुन ने अपनी सारी प्रतिभा के साथ इसका उपयोग सही रास्ते पर नहीं किया है। ये गठन आंख बेहद उत्कृष्ट है। बूढ़े फॉर्मेशन मास्टर ने अपना सिर हिलाया, ये फॉर्मेशन आंख लू चेंगयुन द्वारा निर्मित नहीं की गई होगी। लू चेंगयुन द्वारा नहीं। भीड़ आश्चर्यचकित थी। बूढ़े फॉर्मेशन मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, यद्यपि यह प्रथम श्रेणी की संरचना है, यह एक बड़े संरचना के ढांचे का उपयोग करती है और इसका अंतर्निहित पैटर्न व्यवस्थित ढंग से 5 तत्वों को नियोजित करता है। ये वास्तव में संरचनाओं के प्रामाणिक और धार्मिक डीएओ में गहराई से निहित एक विधि है। संरचनाओं की ऐसी समझ के साथ कोई भी दुष्ट संरचनाएं सीखने से कतराएगा और लू चेंगयुन जैसे लोगों के साथ खुद को कलंकित करेगा। इसलिए 10,000 लाशों का ये गठन लू चेंगयुन द्वारा बनाया गया हो सकता है, लेकिन ये गठन आंख किसी और द्वारा बनाई गई हो सकती है। मोहुआ ने अपने दिल में आश्चर्य के भाव के साथ सुना। दाढ़ी वाले इस वृद्ध सज्जन की, हालांकि वह भी प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर ही थे, नजर बहुत तेज थी। वह वास्तव में ये समझ सकता था। ये सुनकर अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स ने भी अपना सिर हिलाया। फिर किसी ने पूछा, तो फिर ये संरचना नेत्र किसने बनाया? क्या ये हो सकता है कि लू चेंगयुन के पीछे कोई उच्च स्तरीय संरचना विशेषज्ञ हो? क्या ये फॉर्मेशन विशेषज्ञ प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर भी है? नहीं, ये संरचना आंख बड़े आकार की शिल्पकला है, संभवतः द्वितीय श्रेणी की। इस बयान के साथ ही सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। अंतिम गठन और 10,000 शवों का गठन पहले से ही काफी समस्याग्रस्त थे। यदि लू चेंगयुन के पीछे कोई उच्च स्तरीय गठन विशेषज्ञ भी खड़ा होता, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती। अचानक बूढ़े फॉर्मेशन मास्टर ने मोहुआ से पूछा, युवा सज्जन, क्या आप जानते हैं कि इस आकृति वाली आंख का निर्माण किसने किया? या शायद, क्या आप जानते हैं कि यह विशेषज्ञ कौन है? मोहुआ ने गंभीर चेहरा बनाए रखा और अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। आपका अगला लेख एम्पायर पर आपका इंतजार कर रहा है। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि यह मैं ही था। यदि मैं ऐसा करूं तो शायद आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। ये देखकर कि हर कोई अभी भी इस मुद्दे में उलझा हुआ था, उदास और परेशान चेहरे के साथ, मोहुआ के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने लाश की खान में किसी अन्य फॉर्मेशन मास्टर को नहीं देखा। शायद इस फॉर्मेशन मास्टर को लू चेंगयुन द्वारा धमकी दी गई थी, फॉर्मेशन पूरा करने के लिए मजबूर किया गया था और फिर उपयोग के बाद इसका निपटान कर दिया गया था। बाई जिशेंग और बाई जिक्सी दोनों ने चुपचाप मोहुआ की ओर देखा। बूढ़ा फॉर्मेशन मास्टर आश्चर्यचकित रह गया, फिर सहमति में सिर हिलाया। लू चेंगयुन को बहुत संदेह था, ऐसी बात असंभव नहीं थी। उसने आह भरते हुए कहा, अगर यह सच है तो ये बहुत दुख की बात होगी। ये देखकर कि वे इतने लंबे समय से चर्चा कर रहे थे और अभी भी उलझन में थे, यांग जिशान ने निर्णायक रूप से पूछा, सज्जनों, क्या 10,000 लाशों की यह संरचना तोड़ी जा सकती है? बूढ़े फॉर्मेशन मास्टर एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर धीरे से बोले,
यदि गठन की दृष्टि वास्तव में ऐसी है तो ये रणनीति वास्तव में व्यवहार्य हो सकती है। क्या यह आकृति असली है? यांग जिशान ने आगे पूछा। बूढ़ा फॉर्मेशन मास्टर चुप और झिझक रहा। अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स भी कुछ न कहते हुए भौंचक के रह गए। वे मानते थे कि यह वास्तविक है, लेकिन इसमें शामिल निर्माण ज्ञान उनकी निपुणता से परे था। वे कोई निश्चित निर्णय लेने का साहस नहीं कर सके। यदि वास्तविकता कुछ और साबित हुई तो वे जिम्मेदारी नहीं उठा सकेंगे। यांग जिशान ने फिर यंग मास्टर युन की ओर देखा। युवा मास्टर युन झिझक रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। ये सही होना चाहिए। उन्होंने एक क्षण सोचा, फिर कहा, यह संरचना उस जानकारी से मेल खाती है जो हम वर्तमान में कॉपस माइन के बारे में जानते हैं, तथा संरचना के ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा है, जो लू चेंडियुन द्वारा गढ़ी गई जानकारी से कहीं अधिक है। यांग जिशान ने राहत की हल्की सांस ली। उन्होंने मुंह हुआ के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराई। युवा भाई, तुमने फिर से बहुत मदद की। मुंह हुआ भी खुशी से मुस्कुराया। चूंकि यह संरचना असली है तो यह अच्छी बात है। आइए चर्चा करें कि इन आत्मा पत्थरों को कैसे नष्ट किया जाए और 10,000 लाशों की संरचना की आपूर्ति को कैसे रोका जाए। इसके बाद यांग जिशान और अन्य लोगों ने विशिष्ट तरीकों पर चर्चा की। कल्टीवेटर्स को कैसे तैनात किया जाए, कब और कहां, हमले का नेतृत्व कौन करेगा, कौन कवर प्रदान करेगा, इन स्पिरिट स्टोन स्टोर रूम को कैसे नष्ट किया जाए। इन आत्मा पत्थरों को हिलाया नहीं जा सका। उन्हें नष्ट करने का कोई रास्ता खोजना था। उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने की अनुमति देने के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी में वापस बिखरने के लिए, ताकि वे लू चेंडयुन द्वारा बुराई के लिए इस्तेमाल न किए जा सकें। चर्चा समाप्त होने के बाद मोहुआ चला गया। युवा मास्टर युन मोहुआ की जाती हुई आकृति को बहुत देर तक विचारों में खोए हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। ... मोहुआ को एक शांत पत्थर के कमरे में रखा गया। कमरे में साधारण साज सज्जा थी, केवल एक पत्थर की मेज, पत्थर की कुर्सियां, पत्थर का बिस्तर। स्पष्ट रूप से यह एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसमें आराम का विशेष ध्यान नहीं रखा गया था। मोहुआ को कोई आपत्ति नहीं थी, उसे तो भोजन से भरी मेज की चिंता थी। वहां स्पिरिट फल तथा चिकन और बत्तख का आध्यात्मिक मांस था। वह कई दिनों से भूखा प्यासा एक ताबूत में बंद था और अब भूख से व्याकुल होकर यह एक राजा के लिए उपयुक्त भोज था। एक हाथ में फल, दूसरे में मुर्गे की टांग, जिसे वह खुशी से खा रहा था। साधक लंबे समय तक बिना भोजन के रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भूख लगती रहती है और उनकी रक्तक्यूई समाप्त हो जाती है। बहुत लंबे समय तक बिना भोजन के रहने से भूखमरी और मृत्यु हो सकती है। बाय ज़िशेंग एक तरफ बैठ गए, पैर क्रॉस करके, अपना सिर हिलाते हुए और पैर थपथपाते हुए, मानो कुछ सोच रहे हों। बाय ज़िक्सी चुपचाप किताब पढ़ रही थी, बीच बीच में अपनी आंखें ऊपर उठा रही थी। मोहुआ को चाव से खाते देख उसकी लंबी पलकें फड़कने लगी और उसकी नजरें शांत हो गईं। मोहुआ ने ऊपर देखा और पूछा, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? आप आगे बढ़ें। ठीक है। मोहुआ ने कोई शोर नहीं मचाया और पेट भर खाने के बाद बिस्तर पर आराम से लेट गया और संतुष्ट होकर अपने भरे हुए पेट को थपथपाने लगा। बाय ज़िशेंग ने कहा, पाचन में सहायता के लिए आपको खाने के बाद टहलना चाहिए, बस लेटना नहीं चाहिए। ओह, मोहुआ ने कुछ आलसी स्वर में जवाब दिया, लेकिन फिर भी बिना हिले लेटी रही। बाय ज़िशेंग ने सिर हिलाया। एक पल बाद उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या तुम अपने मालिक से दोबारा मिलने जा रहे हो? मोहुआ ने पलकें झपकाईं और जवाब दिया, यहाँ के मामलों को सुलझाने के बाद मैं मास्टर से मिलने वापस जाऊंगा। बाय ज़िशेंग की आंखें चमक उठी, क्या आप लू चेंगयुन को बाहर निकालने जा रहे हैं? वह उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो पाखंडी थे, अपनी शक्ति से धमकाते थे, राक्षस कौशल का अभ्यास करते थे, उसकी बहन और छोटे भाई की हत्या करते थे और उन्हें धमकाते थे। और लू चेंगयुन में लगभग ये सभी गुण मौजूद थे। मोहुआ ने सिर हिलाया। बाय ज़िशेंग ने कुछ देर सोचा, फिर थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ये कदम उठाना आसान नहीं है ना? यहाँ बहुत सारी चलती लाशें, लोहे की लाशें और लाश राजा हैं। मोहुआ उठकर बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, कदम दर कदम। सबसे पहले हम लू चेंगयुन की शक्ति को कमजोर करेंगे, उसे मुश्किल स्थिति में धकेलेंगे और फिर उस लाश राजा के करीब पहुंचेंगे और वह बर्बाद हो जाएगा। लाश राजा? बाय ज़िशेंग चौंक गया, क्या तुमने उसके लाश राजा के साथ कुछ किया? मोहुआ ने अपनी उंगली हिलाते हुए उसे सही किया, ये उसका लाश राजा नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? बाय ज़िशेंग को समझ नहीं आया। मोहुआ ने शर्मीली बनते हुए फुसफुसाते हुए कहा,
यह अति गोपनीय है, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। बाई ज़िशिंग बहुत खुश नहीं था। एक पल के लिए विचार करने के बाद मो हुआ ने थोड़ा नर्म पड़ते हुए कहा, जब समय आएगा मैं गारंटी देता हूं कि आपको लू चेंगयुन को हराने का मौका मिलेगा। वास्तव में बाई ज़िशिंग को संदेह हुआ। मो हुआ ने सिर हिलाया, तुम मेरे वरिष्ठ भाई हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। बाई ज़िशिंग तुरंत फिर से खुश हो गया। बाई जिक्सी ने अपने बड़े भाई की ओर देखा और असहायता के भाव से अपना सिर थोड़ा हिलाया। अगले दिन सुबह 6 बजे ताओवादी सैनिकों ने स्टोन पैलेस पर हमला शुरू कर दिया। यांग जिशान ने आगे बढ़कर आक्रमण का नेतृत्व किया और अधिकांश लौह सेना को बांध दिया, लेकिन यह महज एक छल था। मो हुआ के मार्गदर्शन का पालन करते हुए साधकों की अन्य दो विशिष्ट टीमों ने एक चक्कर लगाकर भंडारगृह की रक्षात्मक संरचना को तोड़कर पत्थर की दीवारों को भेदते हुए अंदर घुसने की कोशिश की। जैसी कि उम्मीद थी, उन्हें चकाचौंध कर देने वाले चमकदार आत्मा रत्नों से भरा एक भंडारगृह मिला। सैन्य आदेश के तहत उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के आध्यात्मिक कलाकृतियों, रूनों और ताओवादी कौशलों का उपयोग करते हुए भंडारगृह में मौजूद आत्मा रत्नों के विशाल भंडार को नष्ट कर दिया। नष्ट हुए स्पिरिट स्टोन आध्यात्मिक ऊर्जा के विशाल प्रवाह में बदल गए, जो शव खदान से बाहर निकलकर प्रकृति में वापस लौटने से पहले आसपास के वातावरण में व्याप्त हो गए। यहाँ तक कि लाश की खान के बाहर भी महुआ आध्यात्मिक शक्ति की इस घनी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा है, महुआ ने सोच विचार कर कहा। उसका मन थोड़ा सा हिल गया। ऐसा कहा जाता है कि 20,000 वर्ष पहले प्रकृति घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। हालांकि एक बार जब ताओवादी न्यायालय ने साधना जगत को एकीकृत कर दिया, तो तीव्र विकास के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा का अंधाधुंध दोहन होने लगा, जिससे प्रकृति में इसकी उपस्थिति धीरे धीरे समाप्त हो गई। केवल जमीन के नीचे आध्यात्मिक खदानों से निकाले गए आत्मा पत्थर ही बचे रहे। साधक साधना के लिए आत्मा पत्थरों पर निर्भर रहते थे। प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशेष वाले स्थान, जैसे गुप्त पर्वतीय अभयारण्य, दुर्लभ थे, किंवदंतियों की वस्तु थे। उन पर साधना जगत की शक्तिशाली शक्तियों का कब्जा था। स्पिरिट स्टोन्स के साथ भी यही स्थिति थी। ताओवादी कैलेंडर के 20,000 से अधिक वर्षों में साधना जगत की लगभग सभी आध्यात्मिक खदानों को ताओवादी दरबार, कुलीन कुलों और महान संप्रदायों द्वारा काटकर जब्त कर लिया गया था। अधिकांश स्पिरिट स्टोन भी उनके हाथों में आ गए। अधिकांश निम्न वर्ग के साधकों के पास वास्तव में बहुत कम आत्मा पत्थर उपलब्ध थे। वास्तविक प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा में सांस लेना तो दूर की बात है। अब आध्यात्मिक ऊर्जा जो शव खदान से बह निकली, यद्यपि सघन थी, पर क्षणिक थी, जो कुछ ही क्षणों में नष्ट हो गई। यद्यपि यह आध्यात्मिक ऊर्जा थी, परंतु ये वास्तविक नहीं थी। इसके नष्ट हो जाने के बाद भी संसार आध्यात्मिक ऊर्जा से सूखा और बंजर रह गया। मो हुआ कुछ हद तक भावुक हो गया। वह आकाश की ओर देखती रही, चुपचाप सोचती रही। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब यह विश्व आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान देखेगा। जैसे ही भंडार कक्ष को विस्फोट से खोला गया, आत्मा पत्थर नष्ट हो गए और आध्यात्मिक ऊर्जा दुनिया में फैल गई। लू चेंगयुन ने भी इसे महसूस किया। उसका हृदय इतनी तीव्रता से दुख रहा था मानो सुइयां चुभ रही हो। ये स्पिरिट स्टोन थे, कड़ी मेहनत, माइनिंग कल्टीवेटर्स को गुलाम बनाकर, ज़ॉम्बी को नियंत्रित करके, माइनिंग करके और अपनी जमा की हुई दौलत से इकट्ठा किए गए थे। इन आत्मा पत्थरों के साथ वह ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों को रिश्वत दे सकता था, विभिन्न शक्तियों से समर्थन खरीद सकता था, लू परिवार को मजबूत कर सकता था, विभिन्न साधना दुनिया के संसाधन प्राप्त कर सकता था और अपने स्वयं के साधना स्तर को ऊंचा कर सकता था। फिर भी अब वे सब नष्ट हो चुके थे। उसके लिए 10,000 लाशों के गठन की स्थिति को स्वीकार करना और भी कठिन था। आत्मा पत्थरों के नष्ट हो जाने से 10,000 शवों के समूह की संरचना की आंख की आपूर्ति बंद हो जाएगी। यद्यपि यह अभी भी शेष बची दुष्ट शक्तियों पर बमुश्किल ही काम कर सकता था, लेकिन 10 दिनों के भीतर जब दुष्ट शक्तियां समाप्त हो गईं, तो 10,000 लाशों का निर्माण रुक गया। 10,000 लाशों के गठन के बिना लगातार लाशों को परिष्कृत करने के लिए वह ताओवादी सैनिकों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता था। लू चेंगयुन की निगाहें बर्फ जैसी हो गईं। लगता है मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा। साम्राज्य पर अपडेट के लिए बने रहें। लेकिन फिर वह हैरान रह गया। ताओवादी न्यायालय को ये कैसे पता चला कि उसने अपनी दुष्ट संरचना को आध्यात्मिक शक्ति से संचालित किया था? और उन्हें कैसे पता चला कि उसके आत्मा पत्थर गुप्त भंडार कक्ष में छिपे हुए थे? क्या लाश खदान में कोई गद्दार था जिसने इसके सारे रहस्य लीक कर दिए?
असंभव, लू चेंगयुन ने अपना सिर हिलाया। जो लोग इसके बारे में जानते थे वे या तो उसके द्वारा मारे गए थे या फिर उनकी बलि दे दी गई थी। बाकी लोग तो बस लाश की खेती करने वाले थे। ये शव साधक लंबे समय से उसके साथ थे, खून से सने हाथों से लाशों को मारते और परिष्कृत करते थे। जब तक वे शवपथ साधना तकनीकों का अभ्यास करते रहेंगे वे राक्षस पथ में गिरते रहेंगे और उनके लिए ताओवादी न्यायालय के प्रति निष्ठा बदलना असंभव था। यदि वे पक्ष बदल भी ले तो यह मौत की सजा होगी। वे रहस्य लीक नहीं कर सकते थे। तो क्या ताओवादी न्यायालय में किसी ने लाश की खदान के आर पार तथा मेरे द्वारा बनाई गई संरचना को भी देख लिया? ऐसी क्षमताओं और निर्माण सिद्धियों वाला साधक अवश्य ही एक असाधारण व्यक्ति होगा। लेकिन यह व्यक्ति कौन हो सकता है? उन्होंने कब उस पर अपनी नजरें गड़ा दी? लू चेंगयुन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अचानक उसे एक पूर्वाभास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत पहले ही उसके चारों ओर जाल बुनकर उसे कसकर फंसा लिया हो और अब उत्सुकता से उसे देख रहा हो, कदम दर कदम उसके करीब पहुंच रहा हो। यह व्यक्ति कौन था और यह वेब वास्तव में क्या था? लू चेंगयुन भ्रमित था। उसके पीछे भयंकर और राजसी शव राजा चुपचाप वफादार बना रहा। चेंगयुन का आत्मा पत्थर का गोदाम नष्ट हो गया, जिससे आत्मा पत्थरों की आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे 10,000 शवों का गठन सुस्त गति से चलने लगा और शव शोधन की गति भी धीमी होती गई। यांग जिशान बहुत खुश हुआ। अन्य किसानों ने राहत की सांस ली। लड़ाई में लू चेंगयुन को जोबी से हारना पड़ा। हालांकि वे जीवित मानव जीवन खो रहे थे। अब जबकि 10,000 लाशों का समूह कम हो गया था और धीरे धीरे बंद हो गया था, इस अंतहीन नुकसान से छुटकारा पाना उनके पक्ष के लिए अच्छी खबर थी। सभी पक्षों के ताओवादी सैनिक और साधक मोहुआ के प्रति कृतज्ञता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। इसके बाद यह एक सीधी लड़ाई होगी। ताओवादी सैनिकों के नेता विभिन्न दस्तों और साधकों के साथ लौह शवों और चलती लाशों के साथ मौत की लड़ाई में लगे हुए थे। यांग जिशान ने आदेश जारी किए और रणनीति का समन्वय किया, जबकि मोहुआ उनके साथ युद्ध पर नजर रख रहे थे। लाश खदान के अंदर भीषण लड़ाई चल रही थी। साधकों की तलवारें ज़ॉम्बी के पंजों से टकराईं और आध्यात्मिक शक्ति शव क्यूई से जुड़ गई। शव विष फैल गया, मंत्र फैल गए, एक के बाद एक साधक गिरते गए और ज़ॉम्बी की एक के बाद एक टुकड़ियां मारी गईं। ये दुखद और शानदार दोनों था। मोहुआ ने चौंक कर देखा। यद्यपि उसने पहले भी कभी कभार कल्टीवेटर्स को ज़ॉम्बीज से लड़ते देखा था और भागते समय स्वयं भी ज़ॉम्बीज से लड़ा था, शिखर पर खड़ा होकर पूरे युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया था, फिर भी उसे अपने सामने मौत से लड़ाई का दृश्य अत्यंत क्रूर और चौंकाने वाला लगा। इसके तुरंत बाद मोहुआ को भी दया आ गई। ये ताओवादी सैनिक भी लोग थे। यद्यपि उनकी साधना कम थी और वे इस युद्ध में केवल महत्वहीन सैनिकों के रूप में ही काम कर सकते थे। उनके माता पिता और संभवतः पत्नियां और बच्चे भी थे। यहाँ मरते हुए ऐसे लोग होंगे जो उनके लिए गहरा शोक मनाएंगे। और ये ज़ॉम्बी जो जीवन में मनुष्य थे, संभवतः अतीत में पीड़ित खनिक थे। अपने जीवनकाल में लू परिवार द्वारा उत्पीड़ित होने के कारण मृत्यु के बाद भी उन्हें तोप के चारे के रूप में भर्ती किया गया, जिससे वे तानाशाह की मदद करते रहे। मोहुआ ने आह भरी। यह आगे नहीं चल सका। यदि युद्ध इसी तरह जारी रहा तो कौन जानता है कि कितने और किसान घायल होंगे या अपनी जान भी गंवा देंगे। दक्षिण यू शहर को भी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। मोहुआ ने स्थिति का अवलोकन किया और चिंतन में भौहें चढ़ाते हुए दिव्य इंद्रिय गणना का उपयोग करते हुए भीड़ के बीच आत्मा धुरी द्वारा नियंत्रित मुख्य और द्वितीयक अनुक्रम का निर्धारण किया और फिर यांग जिशान से कहा, अंकल यांग, वह लंबा आयरन शव, वह एक हाथ वाला आयरन शव और वह मोटा आयरन शव, हमें पहले उन्हें मारना होगा। यांग जिशान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्यों? वह ये समझ नहीं पाया कि युद्ध के मैदान में दर्जनों लौह शवों के बीच मोहुआ ने पहले उन कुछ विशेष लोगों को मारने पर जोर क्यों दिया। ये लौह शव भी सबसे मजबूत नहीं लग रहे थे। मोहुआ ने बताया, मैदान पर मौजूद ज़ॉम्बी को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक प्रकार को शव नियंत्रण घंटियों का उपयोग करके शव साधकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरे प्रकार को लौह शवों द्वारा संरचना के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। लाश साधकों द्वारा नियंत्रित ज़ॉम्बी कम है और वे अकेले लड़ते हैं, जिससे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन फॉर्मेशन द्वारा नियंत्रित ज़ॉम्बी अलग होते हैं। ये तीन लौह शव जिनके शरीर पर संरचनाएं हैं, सबसे अधिक चलने वाले शवों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें मार दो और चलने वाले शवों का लगभग आधा हिस्सा अव्यवस्थित भीड़ में बदल जाएगा, जो केवल सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होगा,
समन्वय के बिना शव सैनिकों का गठन नहीं करेगा, जिससे उनसे निपटना आसान हो जाएगा। यांग जिशान हैरान रह गया, तुम्हें ये कैसे पता? युवा मास्टर युन भी कुछ आश्चर्यचकित थे। वे जानते थे कि इन ज़ॉम्बीज़ को संरचनाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था, लेकिन जहां तक नियंत्रण का प्रबंधन करने का प्रश्न है तथा इसके पीछे क्या सिद्धांत थे, वे अस्पष्ट थे। मो हुआ ने स्पष्टता से उत्तर दिया, मैंने लू चेंगयुन द्वारा डिजाइन किए गए फॉर्मेशन देखे हैं, इसलिए मैं इसकी गणना करने में सक्षम था। यांग जिशान ने ऐसी समझ के साथ सिर हिलाया जो पूरी तरह से समझ नहीं थी। हालांकि युवा मास्टर युन दंग रह गए। गणना करें, ये हो सकता है। उसके पास कुछ अनुमान थे, लेकिन उस समय उस पर विश्वास करना उसके लिए कठिन था। यांग जिशान ने फिर किसी को बुलाया और निर्देश दिया, आदेश दो, ताओवादी सैनिकों की 3 टुकड़ियां इकट्ठा करो, अन्य ज़ॉम्बी को नजरअंदाज करो और केवल उन 3 लौह शवों को मार डालो। हाँ, ताओवादी सैनिक ने कमान संभाली और आदेश पारित किया। एक क्षण में 3 फाउंडेशन स्थापना नेता, जिनमें से प्रत्येक ताओवादी सैनिकों के एक दस्ते का नेतृत्व कर रहा था, अचानक बाहर निकले और सीधे युद्ध के मैदान में 3 लौह शवों की ओर बढ़ गए। ये तैयार लोगों के विरुद्ध अप्रस्तुत लोगों की लड़ाई थी। आधे घंटे से भी कम समय में तीनों लौह शव मारे गए तथा उनके हृदय की धमनियां टूट गईं। 3 लौह शवों की मृत्यु के साथ ही मैदान में मौजूद अधिकांश शव सैनिक अचानक दंगा करने लगे। वे सिरहीन मक्खियों की तरह इधर उधर भिनभिनाने लगे, दाएं बाएं दौड़ लगाने लगे तथा लोगों को निगलने की कोशिश करने लगे। यह इस बात का संकेत था कि वे नियंत्रण खोने के बाद कॉपस क्यूई द्वारा खींची गई सहज प्रवृत्ति के आधार पर कार्य कर रहे थे। साधारण साधकों के लिए नियंत्रण से बाहर ज़ॉम्बी काफी मुश्किल थे, लेकिन साधकों के बीच ऐसी लड़ाई में ज़ॉम्बी का नियंत्रण खोना ढीली रेत की तरह था। भले ही वे हिंसक और खूनी थे, लेकिन सुव्यवस्थित ताओवादी सैनिकों के सामने उनका खतरा बहुत कम हो गया था। यांग जिशान का मनोबल ऊंचा हो गया। ये सचमुच प्रभावी है। उन्होंने तुरंत कमान का झंडा लहराया और ताओवादी सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक पंक्ति बनाएं और ज़ॉम्बी की अव्यवस्थित भीड़ का वध करते हुए आगे बढ़ें। एक बार जब चलती लाशें मार दी गईं, तो शेष बची लोहे की लाशें ताओवादी सैनिकों की टीम के सामने कोई खतरा नहीं रहीं। अपने सैनिकों के बिना एक जनरल नहीं रह जाता, और लाश सैनिकों के बिना एक लौह लाश सिर्फ एक आम लौह लाश थी। ताओवादी सैनिक घास काटने वाली दरांती की तरह थे, युद्ध के मैदान में दौड़ते हुए, एक के बाद एक चलती हुई लाशें काटते हुए। स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो गई। ताओवादी न्यायालय का लाभ अधिकाधिक स्पष्ट होता गया, जबकि शव सैनिकों की हानि अधिक होती गई। लू चेंगयुन को ज़ॉम्बी के समूह को पीछे हटने का आदेश देने में अधिक समय नहीं लगा। लाश खदान पर घेराबंदी लंबे समय तक चली। यह उन दिनों की अनेक लड़ाइयों में से एक मात्र थी तथा अनेक परिणामों में से एक स्पष्ट विजय भी थी। लेकिन ये जीत उन सब में सबसे निर्णायक थी। यांग जिशान ने राहत की लंबी सांस ली। इसके बाद की लड़ाइयों में यांग जिशान हमेशा मो हुआ को अपने साथ ले जाता था। मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया, युद्ध क्षेत्र का अवलोकन किया और क्षण भर की गणना के बाद यांग जिशान को बताया कि कौन सी चलती हुई लाशें किस लोहे की लाश द्वारा नियंत्रित होती हैं और किस लोहे की लाश को मारने से कौन से ज़ॉम्बी तितर बितर हो जाएंगे। साम्राज्य पर अपनी गाथा जारी रखें। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ परेशान करने वाले शव साधक वे कौन सी तकनीकें इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ तीव्र शव विष, उनका प्रतिकार कैसे करें, कुछ नापाक संरचनाएं, उन्हें कैसे तोड़ा जाए। ... मो हुआ ने उन्हें ऐसे सुनाया जैसे कि वे सामान्य ज्ञान हो तथा उन्हें एक एक करके समझाया। फॉर्मेशन से संबंधित कोई भी चीज वह एक नज़र में देख सकता था। जहां तक लाश की खान का सवाल है, यह उसके छिपने के दौरान था जिसे गुप्त रूप से सुना गया था। और शव शोधन के संबंध में कुछ ज्ञान शव शोधन पर पुस्तकों से प्राप्त किया गया था, जबकि अन्य झांग परिवार के पैतृक मास्टर के साथ साथ क्रमिक बुजुर्गों के साथ युद्ध के माध्यम से संक्षेपित किए गए थे। यांग जिशान जितना अधिक सुनता गया, उतना ही अधिक हैरान होता गया। उसे लगभग संदेह था कि मो हुआ ने लाश की खदान स्वयं बनाई थी, कि संरचनाएं उसके द्वारा बनाई गई थीं, कि उसने इन लाश साधकों की भर्ती की थी और कि ये लाशें उसके द्वारा परिष्कृत की गई थीं और उसके नियंत्रण में थीं। यहां तक कि मो हुआ खुद भी लाशपत के एक छोटे से दानव सिर की तरह था। अन्यथा वह इतना परिचित कैसे हो सकता है? बेशक यांग जिशान सिर्फ विचार कर रहा था, वह जानता था कि यह असंभव था। शायद लाश की खान में रहते हुए इसका पता चला होगा। यांग जिशान अंदर से आश्चर्यचकित हुआ।
अब उसे अंततः समझ में आया कि उसका पांचवा भाई यांग जियोंग इस छोटे भाई को इतना सम्मान क्यों देता था। संरचनाओं में निपुण, साहसी और साधन संपन्न, शुद्ध ताओवादी हृदय वाला। और वह बिना किसी को पता चले इतनी विस्तृत खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता था। क्या ये वही प्रतिभा नहीं थी जिसकी ताओवादी सैनिक न्यायालय को सबसे अधिक आवश्यकता थी? यांग जिशान ने मोहुआ को जीवंत आंखों से देखा और चाहा कि वह मोहुआ को यांग परिवार में वापस ले जा सके। दूसरी ओर लू चेंगयुन का चेहरा बादलों से घिरा हुआ था। एम्पायर पर और अधिक जाने। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे राज खुल गए हों। स्टोन पैलेस का लेआउट, शव सैनिकों की व्यवस्था, संरचनाओं का संचालन। दुश्मन भी उसकी कमियों को पकड़ रहा था, धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा था। लू चेंगयुन को दबाव महसूस हुआ, यहां तक कि घुटन का भी एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसने जो जाल पहले बुना था वह धीरे धीरे कसता जा रहा था और कसता ही जा रहा था। एक बार जब वह पूरी तरह से बंद हो गया और उसे फंसा लिया तो वह कत्लखाने पर पहुंच जाएगा और अपनी मर्जी से वध के लिए छोड़ दिया जाएगा। लाश खदान अब अधिक समय तक नहीं टिक सकती। इस पर अड़े रहना व्यर्थ होगा। जो हिचकिचाता है वो खोता है। लू चेंगयुन के मन में पीछे हटने का विचार आया। किसी का ध्यान न जाने देने का रास्ता ढूंढने की जरूरत है और बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाशने की जरूरत है। जब तक मैं बच निकलता हूं तब तक एक मौका बना रहेगा। भागना, अपना नाम बदलना और फिर भरोसा करने के लिए एक नया कबीला या संप्रदाय ढूंढना। हालांकि मैं जवान नहीं हूं, लेकिन इस चेहरे पर उम्र बढ़ने का कोई निशान नहीं दिखता। यह अभी भी सौम्य और परिष्कृत दिखता है। अपनी योग्यताओं के आधार पर यदि मैं एक परिवार में विवाह कर सकती हूं तो मैं दूसरी बार भी ऐसा कर सकती हूं। अगर सबसे बुरी बात हो जाए तो मैं किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति से शादी कर लूंगी। इस दुनिया में इतनी सारी मूर्ख महिलाएं हैं जो दिखावे से निर्णय लेती हैं। मैं निश्चित रूप से किसी को धोखा दे सकता हूं। यदि लाश सैनिकों की संख्या कम कर दी जाए तो मैं और अधिक सुधार कर सकता हूं। यदि 10,000 शवों का समूह नष्ट हो गया है तो मैं उसका पुनर्निर्माण कर सकता हूं। जब तक लाश राजा मेरे नियंत्रण में है मैं हमेशा एक नई पहचान के साथ वापसी कर सकता हूं। लू चेंगयुन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। इसके बाद कॉप्स सैनिकों का आक्रमण तेज हो गया। उन्होंने हताश होकर पीछे हटना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे एक साथ नीचे जाने के लिए दृढ़ थे। यांग जिशान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लू चेंगयुन, क्या वह मौत से लड़ रहा है? मो हुआ ने हालांकि अपना सिर हिलाया, नहीं, वह भागने की कोशिश कर रहा है। वह लू चेंगयुन को अच्छी तरह समझता था। ऐसा स्वार्थी व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन को प्राथमिकता देगा। वह लाश की खान के साथ मरना कैसे चुन सकता है? अतीत का छोटा छिपा हुआ आत्मा संप्रदाय, अब लू परिवार, उसने कभी उन्हें दिल पर नहीं लिया। भले ही लू परिवार का सफाया हो जाए और लाश की खान नष्ट हो जाए, लू चेंगयुन फिर भी किसी की नजर में आए बिना ही खिसक जाएगा और किसी अन्य शक्ति को ढूंढ लेगा। और निश्चित रूप से कुछ दिनों बाद एक अराजक लड़ाई के दौरान मो हुआ को अचानक शव साधकों के बीच एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। उपस्थिति बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन यह मो हुआ की 13 पट्टियों की चरम दिव्य भावना से बच नहीं सकी। वहां मध्य आधार स्थापना साधक उपस्थित थे जिनकी दिव्य इंद्रिय मोहुआ से अधिक प्रबल थी, लेकिन वे लू चेंगयुन से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मोहुआ ने इस उपस्थिति का अनुसरण किया और देखा। वास्तव में एक शव साधक जिसका चेहरा ढका हुआ था, परिचित लग रहा था, लेकिन चुपके से काम कर रहा था। एक नजर में मोहुआ को पता चल गया कि यह लू चेंगयुन था। मोहुआ ने अपना छोटा सा हाथ दिखाया और जल्दी से चिल्लाया, अंकल यांग, वह व्यक्ति लू चेंगयुन है, वह भागने की कोशिश कर रहा है। यांग जिशान स्तब्ध रह गया, फिर उसके हाव भाव बदल गए। कमान का झंडा लहराते हुए, लू चेंगयुन की ओर इशारा करते हुए, उसने कठोरता से चिल्लाकर कहा, उसे पकड़ने। ताओवादी सैनिकों की कई टुकड़ियां एक पंक्ति बनाकर लू चेंगयुन की ओर बढ़ीं। लू चेंगयुन चौंक गया और मन ही मन गालियां देने लगा, लेकिन वह मन ही मन हैरान भी था। अपनी साधना को छुपाकर वह केवल ऊपरी तौर पर क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर ही दिखाई दे रहा था। उसे कैसे पहचाना गया? लू चेंगयुन को समझ नहीं आया, लेकिन अब जब उसे खोज लिया गया था तो वह बच नहीं सकता था, इसलिए उसे वापस स्टोन पैलेस में लौटना पड़ा। लड़ाई शांत हो गई और लू चेंगयुन बच नहीं सका। इस समय भाग रहे हो?
मो हुआ को समय का पता चला और उसकी दिव्य इंद्रिय ने स्टोन पैलेस पर ध्यान दिया तथा उसने संरचना के भीतर आभा में परिवर्तन देखा। मो हुआ ने मन ही मन सोचा और समझ गया कि क्या हो रहा है। स्टोन पैलेस में लू चेंगयुन ने कई पृथ्वी विभाजन संरचनाएं स्थापित की थीं। यदि वह बच निकलता तो वह पृथ्वी विखंडन संरचनाओं को सक्रिय कर देता, पाषाण महल को नष्ट कर देता, शव खदान को ध्वस्त कर देता तथा सभी शव साधकों और ताओवादी दरबार के साधकों को एक साथ दफना देता। भले ही फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर बच निकलने में कामयाब हो जाएं, क्यूई शोधन करने वाले असंख्य साधक लाश की खान में ही मर जाएंगे। और ये सभी साधक जो शव खदान में मारे गए, जिनमें ताओवादी सैनिक, शव साधक और कबीले और संप्रदाय के साधक शामिल थे, शव शोधन के लिए उसकी सामग्री बन गए। भविष्य में वह इन मृत साधकों को शव सैनिकों में बदल देगा। यांग जिशान की निगाहें ठंडी हो गईं। लू चेंगयुन, ये व्यक्ति सचमुच क्रूर है। मो हुआ को भी ठंड का एहसास हुआ। इसके बाद पृथ्वी विखंडन संरचनाओं से सावधान होकर उन्होंने अधिक दबाव डालने का साहस नहीं किया। मो हुआ ने पृथ्वी दरार संरचनाओं की स्थिति का पता लगाने में भी कुछ समय बिताया, उन्हें एक एक करके चिन्हित किया और जानकारी यांग जिशान को दी। जब भी ताओवादी सैनिक बढ़त हासिल कर लेते और शव सैनिकों को पीछे हटा देते, तो किसी को पृथ्वी विखंडन संरचनाओं के हिस्से को नष्ट करने के लिए भेजा जाता था। पृथ्वी विभाजक संरचनाओं की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। निराश होकर लू चेंगयुन ने एक रात, जब ताओवादी सैनिक पीछे हट गए थे, तब शेष बची पृथ्वी विखंडन संरचनाओं पर हमला कर दिया, जिससे शव खदान में कंपन होने लगा। दरार संरचना की अपनी सीमाएं थीं, ये बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन इसने अराजकता उत्पन्न कर दी। फिर लाश राजा और लौह लाश को अपने अनुरक्षकों के रूप में लेकर लू चेंगयुन लाश खदान से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहा। साम्राज्य पर और अध्याय खोजें। मृत्यु से निडर होकर चलने वाले शवों के समूहों ने लू चेंगयुन के पीछे हटने को कवर करने के लिए शवज्वार का निर्माण किया। यांग जिशान ने अपने ताओवादी सैनिकों और विभिन्न गुटों के साधकों का नेतृत्व करते हुए उनका लगातार पीछा किया। लड़ाई लाश खदान के नीचे से लाश पर्वत के ऊपर तक चली गई। पहाड़ों और खेतों के पार किसान और लाशें मौत की लड़ाई में लगे हुए थे। कई लाशें नियंत्रण खोकर चलती लाशें बन गईं, पहाड़ों में भटकती रहीं। लड़ाई पूरे एक दिन तक चलती रही, जब तक कि अंततः लू चेंगयुन दक्षिण यू शहर से 100 मील दूर एक उजाड़ और उदास पहाड़ी की चोटी पर भाग नहीं गया। पर्वत शिखर उजाड़ और विशाल था, मानव जीवन से रहित। जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह ऊबड़ खाबड़ चट्टानें और मुरझाई हुई काली घासें थीं। यांग जिशान ने मानचित्र को पलटा और उस पर इस स्थान का नाम अंकित पाया, कब्रिस्तान पर्वत। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। अन्य किसानों को भी अशुभ संकेत की आशंका थी। ये स्थान स्पष्टतः शुभ संकेत नहीं था। यांग जिशान की नजर तेज हो गई। वे लू चेंगयुन को पकड़ पाएंगे या नहीं, लाश राजा का वध कर पाएंगे या नहीं, और लाशों के झुंड को खत्म कर पाएंगे या नहीं, ये सब इस एक युद्ध पर निर्भर था। उसने आदेश दिया, सावधानी से पहाड़ की ओर बढ़ो। ताओवादी सैनिक दलों में विभाजित हो गए और कब्रिस्तान पर्वत की ओर कूच कर गए। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ी क्षेत्र में दाखिल हुए, जमीन हिलने लगी, चट्टानें हिलने लगी और लाशें धरती से बाहर रेंगने लगीं। ये ज़ोंबी, जो अधिक प्राचीन थे, अधिक शक्तिशाली शव विष धारण करते थे। उनमें कई लौह शव भी थे। यांग जिशान का चेहरा पानी की तरह स्थिर था। ये लू चेंगयुन कितने वर्षों से लाशों को परिष्कृत कर रहा था, और उसने कितनी लाशें बनाई थीं। क्या ये हो सकता है कि शव खदान की तरह कब्रिस्तान पर्वत भी उनकी शव शोधन सुविधाओं में से एक था? यांग जिशान ने गहरी भौहें चढ़ाईं। ताओवादी सैनिक लंबे समय से पीछा कर रहे थे और थक चुके थे। जैसे ही वे लू चेंगयुन को पकड़ने ही वाले थे, नए ज़ॉम्बी सामने आ गए। ऐसा लग रहा था कि यह कभी खत्म ही नहीं होगा। लू चेंगयुन की योजना वास्तव में गहन थी। यांग जिशान के पास कब्रिस्तान पर्वत के बाहर समूह को तैनात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि उसके भागने को रोकने के लिए अंदर की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके। समूह ने इस बात पर चर्चा की कि आगे क्या किया जाए। अब समस्या यह है कि ग्रेवयार्ड माउंटेन के अंदर वास्तव में कितने ज़ॉम्बी हैं। एक मध्यम आयु वर्ग के किसान ने आह भरी, यदि वे बहुत अधिक होंगे तो निस्संदेह हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनकी संख्या न जानते हुए हम निश्चित रूप से घात में फंस जाएंगे। हमारे पास पर्याप्त हाथ नहीं है। यांग जिशान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी। वे पहले ही युद्ध में कई सैनिक खो चुके थे।
शेष बचे अधिकांश साधक घायल हो गए तथा कुछ को शव विष को दबाने के लिए सीरम गोलियों का प्रयोग करना पड़ा, जिससे वे लड़ने में असमर्थ हो गए। जो ताकत बची थी वह अब मूल ताकत के 1/3 से भी कम थी। और यह अभी भी अज्ञात था कि लू चेंगयुन के पास कितने ज़ॉम्बी थे। यदि लू चेंगयुन केवल उन्हें घात लगाने के लिए लुभाने के लिए हार का नाटक कर रहा था, तो उन्हें निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ग्रेवयार्ड माउंटेन एकाकी और भयावह था, जहां हवा में विषैला धुआं फैला हुआ था। वे कैसे पता लगा सकते थे कि अंदर कितने ज़ॉम्बी थे? कुछ सोचने के बाद मोहुआ ने कहा, पहले एक चलती लाश को पकड़ो, फिर एक लोहे की लाश को पकड़ो। यांग जिशान थोड़ा चौंका। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। मोहुआ ने आगे कहा, मुझे उनके शरीर पर बने फॉर्मेशन पैटर्न पर एक नज़र डालने दीजिए, और मैं मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता हूं कि लू चेंगयुन अभी भी कितने ज़ॉम्बी को नियंत्रित करता है। यांग जिशान कुछ हद तक स्तब्ध था। अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स भी एक दूसरे को देख रहे थे। फिर भी युवा मास्टर युन की निगाहें एकाग्र हो गईं, मानो वे गहरे विचार में डूबे हों। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? यांग जिशान ने अनिश्चितता से पूछा। हम, मोहुआ ने सिर हिलाया। यांग जिशान को पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन ये देखते हुए कि कोई बेहतर विकल्प नहीं था, उसने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। उन्होंने ताओवादी सैनिकों के कुछ नेताओं के साथ मिलकर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की, 3 चलती लाशों और एक लोहे की लाश को पकड़ लिया और उन्हें लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। ज़ॉम्बी चीख रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। लाश का जहर खून की तरह लाशों से बह रहा था, लोहे की जंजीरों में समा रहा था और एक तीखी, सड़ी हुई गंध निकाल रहा था। ये ज़ॉम्बी स्पष्ट रूप से अधिक हिंसक और विषैले थे। बाई ज़िशेंग ज़ॉम्बी को नियंत्रण से बाहर होने और मोहुआ को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए मोहुआ के सामने खड़ा था। दूसरी ओर बाई जिक्सी मोहुआ के पीछे थी, उसकी सुंदर उंगलियां तलवार क्यूई को संघनित कर रही थीं, चुपचाप सतर्क थी। मोहुआ ने कहा, अंकल यांग, छाती को काट दो। यांग जिशान ने सिर हिलाया। ये काम उन्होंने पहले भी एक बार किया था, इसलिए उन्होंने इसे काफी कुशलता से किया। कुछ ही समय बाद ज़ॉम्बी की हृदय वाहिकाओं की बाहरी परत को काट दिया गया, जिससे उसके अंदर मांस और रक्त से जुड़े संरचना पैटर्न का पता चला। मोहुआ ने कागज और कलम निकाला, संरचना का पता लगाया और संक्षेप में अंतर करने के बाद कुछ विशेष अनुक्रमिक संरचना पैटर्न की पहचान की। आध्यात्मिक धुरी संरचना ज़ॉम्बी को कोड करने के लिए अनुक्रमिक संरचना पैटर्न का उपयोग करती है। अनुक्रमिक संरचना पैटर्न का निष्कर्ष निकालकर कोई भी व्यक्ति संपूर्ण आध्यात्मिक धुरी संरचना प्रणाली में अनुक्रमों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कोडिंग को रिवर्स इंजीनियर कर सकता है, दूसरे शब्दों में ज़ॉम्बी की कुल संख्या। मोहुआ इससे पहले ऐसा नहीं कर पाया था, क्योंकि ऐसी गणना काफी जटिल थी। इसमें न केवल दिव्य ज्ञान की आवश्यकता थी, बल्कि निर्माण तकनीक की समझ का भी परीक्षण करना था। लेकिन जब से उसने चिंतन मानचित्र को आत्मसात किया और अपनी दिव्य इंद्रिय से 13 पट्टियों के शिखर तक पहुंचा और सैकड़ों बार आध्यात्मिक धुरी संरचना का निर्माण किया, मोहुआ की दिव्य इंद्रिय शक्तिशाली हो गई थी और आध्यात्मिक धुरी संरचना की उसकी समझ बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। इस प्रकार वह ऐसी गणना करने का प्रयास कर सका। मोहुआ ने भौहें सिकोड़कर अनुक्रमिक संरचना पैटर्न को देखा, वह गणना में गहराई से तल्लीन था। यांग जिशान और अन्य लोग मोहुआ को पूरी तरह से एकाग्र देखकर चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सके, यहां तक कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। अनिश्चित समय के बाद मोहुआ अंततः होश में आया, उसने एक लंबी सांस ली और थोड़ा पीला दिख रहा था। यांग जिशान ने उत्सुकता से पूछा, कैसा है? मोहुआ ने सोचने के बाद कहा, मैं केवल मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता हूं, यह विशेष रूप से सटीक नहीं है। ये ठीक है, ये ठीक है, यांग जिशान ने कहा। मोहुआ ने फिर कहा, अनुक्रमिक संरचना पैटर्न के आधार पर इस कब्रिस्तान के अंदर लगभग 40 से अधिक लौह शव और 5000 चलने वाले शव हैं, जो शव राजा के नियंत्रण में हैं। यांग जिशान ने सिर हिलाया और अपनी भौहें सिकोड़ ली। स्थिति काफी गंभीर थी। चलती लाशों को तो संभाला जा सकता था, लेकिन 40 से अधिक लोहे की लाशें वास्तव में उनकी उम्मीद से परे थीं और उन्हें संभालना आसान नहीं था। हालांकि यांग जिशान एक और मामले के बारे में अधिक उत्सुक थे। आपने इसकी गणना कैसे की? मोहुआ ने अपना सिर खुजलाया और एक पैटर्न की ओर इशारा करते हुए कहा, ये पैटर्न आपस में जुड़े हुए हैं और इनका एक अंतर्निहित क्रम है। थोड़ी सी दिव्य अनुभूति से आप इसकी गणना कर सकते हैं। यांग जिशान को समझ नहीं आया। उसने अपना सिर घुमाकर अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स की ओर देखा और पाया कि वे भी उतने ही भ्रमित थे।
केवल युवा मास्टर यूं ही वहां स्तब्ध खड़े थे और अपने आप से बुदबुदा रहे थे। गणना, क्या ये एक दिव्य इंद्रिय गणना तकनीक थी जिसे केवल यून परिवार के गठन मास्टर्स के प्राचीन पूर्वज ही जानते थे? इतना युवा और वह पहले से ही गणना करने में सक्षम है। क्या यह ऐसी बात है जो उसकी उम्र के व्यक्ति को सीखनी चाहिए? मुहुआ को अपने बालसुलभ चेहरे के साथ देखते हुए युवा मास्टर यून के विचार अशांत थे। शान ने एक पल के लिए सोचा, आह भरी, और कहा, अगर वास्तव में 40 से अधिक लौह शव और 5000 चलने वाले शव हैं, तो ये लू चेंगयुन का अंतिम भंडार होना चाहिए। यांग जिशान ने वहां उपस्थित लोगों पर गहरी नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, यह अंतिम लड़ाई है। हम लू चेंगयुन को मार सकते हैं या नहीं और लाश राजा का खात्मा कर सकते हैं या नहीं, यह इस लड़ाई पर निर्भर करता है। मैं आप सभी से विनती करता हूं, अब और पीछे न हटें। रोकना। मुहुआ ये सुनकर चौंक गया। अन्य लोगों की अभिव्यक्तियां भी भिन्न थीं। किसी ने असंतुष्ट होकर कहा, नेता यांग, आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? हमने इस लड़ाई में अपना पूरा जोर लगा दिया है और बहुत से लोग हताहत हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम पीछे हट रहे हैं? वास्तव में नेता यांग के शब्द हमारे दिलों को ठंडक पहुंचाते हैं। फिर भी यांग जिशान की अभिव्यक्ति दृढ़ रही और उन्होंने कहा, यहाँ हमारे बीच कई लोग ताओवादी राज्य, कियान राज्य, कुन राज्य आदि के बड़े परिवारों या प्रमुख संप्रदायों से हैं, या वे ताओवादी दरबार के साथ सितारा मंडप से संबद्ध हैं। गहरी पैतृक विरासत और परंपराओं के साथ स्वाभाविक रूप से हर किसी के पास कुछ न कुछ तुरुप के पत्ते जरूर होते हैं। ये विधियां जो पारिवारिक विरासत या व्यक्तिगत अवसरों से प्राप्त होती हैं, उनका प्रयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो। उन शब्दों के साथ कोई भी बात नहीं की। ये निर्विवाद है कि प्रत्येक किसान के पास अपने अवसर और तुरुप के पत्ते होते हैं। यांग जिशान ने जारी रखा, अब लाश राजा को मारना एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। यदि हम ये लड़ाई जीत गए तो हम सभी खुश होंगे, लेकिन अगर हम हार गए, लू चेंगयुन को भागने दिया और लाश राजा को जीवित रहने दिया, और ताओवादी न्यायालय हमें जवाबदेह ठहराता है, तो स्वाभाविक रूप से मैं, यांग, सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतूंगा और ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों की सजा का सामना करूंगा। लेकिन यहाँ उपस्थित सभी लोग। यांग जिशान ने चारों ओर देखा, मुझे डर है कि मैं भी जिम्मेदारी से बच नहीं पाऊंगा। यांग जिशान की निगाहें गहरी हो गईं। यदि ताओवादी न्यायालय दोष तय करता है तो कुलीन कुलों और संप्रदायों की अगली शताब्दी में रैंकों में उन्नति में काफी देरी हो जाएगी। और आप में से कुछ लोग जो ताओवादी राज्य से हैं और जिनका स्वर्ग शू मंडप से संबंध है, उन्हें पता होना चाहिए कि यदि शव राजा जीवित बच जाता है तो इसका वास्तव में क्या अर्थ है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। उपस्थित सभी लोगों के परिवारों पर ताओवादी न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी। क्या आपका कबीला आप पर अपना गुस्सा निकालेगा, आपको बुजुर्गों के पद से हटा देगा, आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा और आपके अधिकार छीन लेगा? यांग जिशान की निगाहें गंभीर हो गईं, उनका स्वर ठंडा हो गया, और यह सबसे बुरी स्थिति भी नहीं है। सबसे बुरी स्थिति यह है कि लू चेंगयुन पागल होकर लाश राजा को बेलगाम छोड़ देता है, जिससे एक वास्तविक बड़े पैमाने पर लाश ज्वार शुरू हो जाता है जो दक्षिण यू शहर और यहां तक कि पूरे राज्य की सीमा को मिटा देता है। उस समय तक यदि राज्य की सीमा लाशों का क्षेत्र बन जाए तो सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे। और लाशों के ज्वार के भीतर यदि कई लौह लाशें संयोग से तांबे की लाशों में बदल जाती हैं, तो मुझे डर है कि हम में से बहुत से लोग माइनर वाइल्डनेस स्टेट बाउंड्री को जीवित नहीं छोड़ पाएंगे। यांग जिशान ने ठंडे स्वर में कहा, उस समय आपके तुरुप के पत्ते केवल आपके ताबूत के नीचे दबाने के काम आएंगे। और हो सकता है कि आपके पास ताबूत भी न हो, या तो उन्हें जिंदा ही खा लिया जाए, कोई हड्डी न बचे, या फिर चलती फिरती लाशें बन जाएं, जो कि अवशेषों के न होने से भी बदतर होगा। यांग जिशान के भाषण से सभी के चेहरे पीले पड़ गए। हालांकि उनके शब्द कुछ हद तक भय पैदा करने वाले थे, फिर भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये चीजें असंभव नहीं थीं। नेता यांग, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? उनमें से एक वृद्ध साधक ने पूछा। वह बहुत बूढ़ा था, उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन वह अपने लिए नहीं बल्कि अपने कबीले की युवा पीढ़ी के लिए चिंतित था। अगर वे ये युद्ध जीत जाते तो उनकी योग्यताएं एक शताब्दी के भीतर कबीले की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर देती। साम्राज्य में आपकी यात्रा जारी है। शिष्यों के इस समूह को निश्चित रूप से महत्व दिया जाएगा। लेकिन यदि वे हार जाते और ताओवादी न्यायालय जवाबदेही की मांग करता, जिससे उनकी रैंकिंग में गिरावट आती, तो कई 100 वर्षों में साधकों की 3 पीढ़ियों के प्रयास व्यर्थ हो जाते।
और इस समूह के युवा शिष्यों की भविष्य की संभावनाओं को अब कबीले द्वारा महत्व नहीं दिया जाएगा। इसलिए भले ही वह मर गया, ये लड़ाई तो जीतनी ही थी। यांग जिशान ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। कुलीन कुलों के संसाधनों पर भरोसा करते हुए अब अपने पत्ते नहीं छिपाएंगे, अपने सभी तुरुप के पत्ते बाहर लाएंगे। हम सीधे लू चेंगयुन को मार देंगे, लाश राजा का उन्मूलन करेंगे और लाश के खतरे को शांत करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने थैले से एक लंबा भाला निकाला। ये भाला सुनहरा और चमकीला था, जिसमें सोने के नमूने वाले खांचे थे। आध्यात्मिक शक्ति इसके चारों ओर घनीभूत थी, जो धीरे धीरे एक प्रभावशाली आभा उत्सर्जित कर रही थी। जैसे ही भाला दिखाई दिया, जानकार किसानों के चेहरे पर भाव बदल गए। यांग जिशान ने कहा, यह मेरे यांग परिवार की द्वितीय श्रेणी की श्रेष्ठ आध्यात्मिक कलाकृति सूर्यास्त भाला है। ये भाला बहुमूल्य है, एक विशेष फोर्जिंग प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया है और अत्यंत शक्तिशाली है। यांग फैमिली स्पीयर तकनीक के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर एक ही वार में फाउंडेशन स्थापना के शिखर की शक्ति होती है, लेकिन यह आसानी से घिस जाता है और इसका उपयोग केवल 3 बार ही किया जा सकता है। यांग जिशान ने सुनहरे भाले को देखा, अनिच्छुक प्रतीत हुआ, लेकिन फिर भी गंभीरता से कहा, यह सूर्यास्त भाला मेरे दादाजी ने मुझे मेरी जान बचाने के लिए दिया था। इसका प्रयोग जीवन मरण की स्थिति को छोड़कर नहीं किया जाना था। लेकिन इस लड़ाई में जहां जीत और हार जीवन और मृत्यु का फैसला करती है, मैं इस भाले का उपयोग लू चेंगयुन को मारने और लाश राजा को मारने के लिए करूंगा। भीड़ कुछ हद तक उत्तेजित हो गई। मुंह हुआ भी आश्चर्यचकित था, हालांकि वह सूर्यास्त भाले की पृष्ठभूमि नहीं जानता था, लेकिन दूसरों के हाव भाव देखकर वह समझ गया कि भाला कोई छोटी चीज नहीं थी। ये बहुत संभव था कि यदि वे ये युद्ध जीत भी जाते तो भी प्राप्त पुण्य का मूल्य भाले के बराबर नहीं होता। यांग जिशान ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और अन्य साधक भी विचार में पड़ गए। यांग जिशान यांग परिवार से थे और ताओवादी सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। वे युद्धकला में निपुण थे और अच्छी तरह जानते थे कि साधक कैसे लड़ते हैं। यदि उन्हें अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना पड़ा, तो इसका मतलब था कि यदि उन्होंने त्वरित और निर्णायक कार्रवाई नहीं की, तो उन्हें भारी खतरे का सामना करना पड़ेगा। जब मितव्ययिता बरतने का समय न हो, तो किसी को भी मितव्ययिता नहीं बरतनी चाहिए। अन्यथा कोई व्यक्ति अपने जीवन को भी मितव्ययिता से बर्बाद कर सकता है। कुछ किसानों के विचार करने के बाद एक बोला, चूंकि लीडर यांग ने इसे इस तरह रखा है, इसलिए मैं भी अपने पत्ते नहीं छिपाऊंगा। अपने हाथ के झटके से उसने एक काले रंग का जेड बॉक्स निकाला और गर्व से कहा, मैं तांग परिवार से हूं और मेरे पास द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों का एक समूह है, जिसे रेनिस्टॉम पियर ब्लॉसम नीडल्स के नाम से जाना जाता है। इस बक्से में सुइयां छिपी हैं, जिन्हें छोड़ते ही आध्यात्मिक शक्ति की बौछार होती है, जो नाशपाती के फूलों की तरह चुभती है। शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध ये कुछ कमजोर हो सकती है, लेकिन लाशों के झुंड में फेंके जाने पर इसकी मारक शक्ति अपार होती है। एक बार किसी ने शुरुआत कर दी तो बाकी सभी साधक भी उसके साथ चलने लगे। यहां तक कि जिन लोगों ने शुरू में दावा किया था कि उनके पास कोई रहस्य नहीं है, उन्होंने भी अपने तुरुप के पत्ते खोल दिए। मैं हान परिवार से हूं और मेरे पास एक आत्मा संवर्धन गोली है। इसके सेवन के बाद मेरी साधना एक कप चाय पीने में लगने वाले समय में ही नींव स्थापना के मध्य चरण तक बढ़ जाएगी। झांग परिवार झांग जेफान, मेरे पूर्वज ने मुझे एक ज्वलंत ज्वाला जलती हुई आकाश संरचना दी। डू परिवार डू चांगबाओ, मेरे पास एक द्वितीय श्रेणी का आत्मा बंधन जाल है जो एक ही समय में 4 लौह शवों को पकड़ सकता है। मैं एक विनम्र कुल से हूं, संयोगवश मुझे एक उच्च श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का स्पिरिट एक्सप्लोजन जेड रूल मिल गया, जिसमें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेट स्टेज साधक के मंत्र की शक्ति है। ... मेरे पास एक स्पष्ट पवन पर्दा है जो द्वितीय श्रेणी और उससे ऊपर के लौह शवों के शव विष को शुद्ध कर सकता है। अंततः कोई व्यक्ति यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, आपने इसे पहले क्यों नहीं सामने लाया? यह मेरी अपनी जान बचाने के लिए है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? तुम सचमुच बहुत कंजूस हो। मैं इसे अभी तुम्हें नहीं दे रहा हूं। नहीं भाई, बड़े भाई, मैं गलत था, बस यूं कहो कि मैं पाद रहा था। ... शोरगुल के बीच झगड़ा। मूलतः विभिन्न राज्य सीमाओं, कुलीन कुलों और संप्रदायों से आए सभी उपस्थित साधकों ने 1 या 2 तुरुप के पत्ते दिखाए। यांग जिशान ने चुपचाप नोट्स लिए और अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि हर कोई अभी भी पीछे हट रहा होगा, लेकिन ये तो मानव स्वभाव ही है। एक समन्वित प्रयास के प्रबंधन में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इरादे रखता हो।
वर्तमान में जो तुरुप के पत्ते सामने आए हैं वे पहले से ही पर्याप्त हैं। मो हुआ ने भी आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ताओवादी सैनिकों के नेतृत्व में पिछले युद्धों के दौरान इन कुलों और संप्रदाय के साधकों ने कवर प्रदान करते हुए मामूली प्रदर्शन किया था। उन्होंने सोचा था कि ये कुल साधक यदि पूरी तरह अयोग्य नहीं तो कम से कम कुछ हद तक औसत दर्जे के तो थे। अब जाकर उसे समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ। प्रथम, साधकों के समूहों से होने वाली लड़ाइयाँ वास्तव में एकल युद्ध से भिन्न होती हैं तथा कई तकनीकों का उपयोग करना कठिन होता है। दूसरा, उन सभी के पास अपनी अपनी छोटी छोटी गणनाएं थीं और उन्होंने लाश की खान को नष्ट करने के लिए अपनी अच्छी वस्तुओं का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। मो हुआ की आंखें चमक उठीं। यह ऊन काटने जैसा था, जब तक आप काटने के लिए तैयार रहेंगे तब तक आपको हमेशा पुरस्कार मिलेगा। यदि नेता यांग द्वारा इन मामलों का उल्लेख नहीं किया जाता तो उन्हें स्वयं भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। मो हुआ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका ज्ञान बढ़ गया हो। ... उपस्थित किसानों के पास विभिन्न तुरुप के पत्ते थे। वहां आध्यात्मिक कलाकृतियां, गोलियां, रून संरचनाएं, मंत्र और बहुत कुछ था। यांग जिशान ने उन्हें वर्गीकृत किया और व्यवस्था का समन्वय किया। वह इन तरीकों को सटीक रूप से लागू करने के लिए दृढ़ था ताकि मरे हुए लोगों की भीड़ को तेजी से खत्म किया जा सके और लाश राजा को दबाया जा सके। एक बार जब सब कुछ तय हो गया तो यांग जिशान का अगला काम कब्रिस्तान पर्वत की स्थलाकृति को समझना था। ताओवादी दरबार के कई शक्तिशाली दिव्य इंद्रियों वाले साधकों ने अपनी दिव्य इंद्रियों से पर्वत का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हालांकि काफी देर तक स्कैन करने के बाद भी वे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा सके। खदानों की तरह ही कब्रिस्तान पर्वत भी गंदी क्यूई से भारी था जो दिव्य ज्ञान में बाधा डालता था। इसके अलावा हर जगह संरचनाएं थीं। इन संरचनाओं की आभा स्पष्ट थी और पहाड़ों की गंदी क्यूई के साथ गुंथी हुई थी जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। इस प्रकार जो नक्शा बनाया गया था वह काफी प्रारंभिक था। ये केवल स्थलाकृति का मोटे तौर पर खाका खींच सकता था। ये बता सकता था कि कॉपस क्यू कहाँ सघन है, संरचनाएं कहाँ हो सकती हैं तथा संरचना का संभावित प्रकार क्या है आदि। ये अस्पष्ट विवरण बहुत मददगार नहीं थे। यांग जिशान ने भौहें सिकुड़ी और अचानक मो हुआ का ख्याल आया। वह नक्शा लेकर मो हुआ के पास गया और पूछा, छोटे भाई, क्या तुम पहचान सकते हो कि इस कब्रिस्तान पर्वत के भीतर किस प्रकार की संरचनाएं मौजूद हैं? मुझे देखने दो। मो हुआ ने नक्शा लिया, फिर दूर स्थित उदास और अंधेरे कब्रिस्तान पर्वत की ओर देखा। उसकी दिव्य इंद्रिय थोड़ी जागृत हुई और उसने गणना शुरू कर दी। जैसे ही उसने गणना की, उसने खुद से कुछ कहा और फिर कागज के एक टुकड़े पर चित्र बनाना शुरू कर दिया, अपने काम में परिवर्तन और सुधार करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी चीजें चित्रित की जिन्हें यांग जिशान समझ नहीं सका। यांग जिशान ने मो हुआ को बीच में रोकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह चुपचाप किनारे से देखता रहा। अज्ञात समय के बाद मो हुआ की निगाहें चमक उठीं और उसने नक्शे पर निशान बनाने शुरू कर दिए। उनके चिन्हों में संरचनाओं के नाम, साथ ही संरचना विधि, वर्गीकरण, संरचना पैटर्न और संरचना नेत्र, संरचना धुरी और प्रयुक्त संरचना मीडिया के बारे में महत्वपूर्ण विवरण अंकित थे। उन्होंने मोटे तौर पर घने शव क्यूई वाले क्षेत्रों में लौह शवों और चलने वाले शवों की संख्या का भी संकेत दिया। एक नज़र में पूरा कब्रिस्तान पर्वत साफ दिखाई दे रहा था। यांग जिशान दंग रह गया। वह वास्तव में मो हुआ से पूछना चाहता था कि उसने ये कैसे पता लगाया, लेकिन दूसरे विचार से ऐसे प्रश्न पूछने से वह नेता अयोग्य प्रतीत हुआ। और अगर मो हुआ ने समझाया भी तो क्या वह समझ पाएगा? कम से कम उसने मो हुआ की कही एक भी बात पहले नहीं समझी थी। ऐसा ही रहने दें। जिन लोगों को आप नौकरी पर नहीं रखते उन पर अविश्वास करें और जिन लोगों को नौकरी पर रखते हैं उन पर विश्वास करें। यांग जिशान ने राहत की सांस ली। ये सौभाग्य की बात थी कि इस यात्रा में उनके साथ यह युवा साधक था, अन्यथा शव खदान का उन्मूलन इतनी आसानी से नहीं हो पाता। यांग जिशान के जाने के बाद मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वहां कुछ ऐसा था जो उसे उलझन में डाल रहा था। कब्रिस्तान पर्वत लाशों से भरा हुआ है, चलती लाशों को छोड़कर वे लोहे की लाशें कैसे बनी? कई पड़ोसी राज्यों की सीमाएं द्वितीय श्रेणी की थीं। साम्राज्य के बारे में अपडेट के लिए बने रहें। द्वितीय श्रेणी के प्रांत में फाउंडेशन स्थापना चरण के साधकों की सीमा थी। लू चेंगयुन ने लौह शवों में परिष्कृत करने के लिए इन दर्जनों फाउंडेशन बिल्डिंग निकायों को कहां से प्राप्त किया? इसके अलावा इन लौह शवों को स्पष्ट रूप से बहुत समय पहले परिष्कृत किया गया था। वर्ष जितना पुराना होगा, शव विश्व उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा।
मो हुआ ने भौहें चढ़ाई और सोचा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय। उन्होंने प्रशिक्षक यान का उल्लेख याद किया कि लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय कभी इस क्षेत्र में एक बहुत शक्तिशाली संरचना संप्रदाय था, जिसने कई आधार निर्माण साधकों को जन्म दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसका पतन हो गया। बाद में जब लू चेंगयुन ने संप्रदाय को धोखा दिया, अपने गुरु की हत्या कर दी और संरचना को चुरा लिया, जिससे संप्रदाय विघटित हो गया। लेकिन विघटन के बाद भी संप्रदाय का कब्रिस्तान बना रहा। इसके भीतर संप्रदाय के नींव निर्माण साधकों की पीढ़ियों के शव रखे हुए थे। ये सोचकर मो हुआ को ठंड का एहसास हुआ। पिछले कुछ दिनों के अपने अवलोकनों के दौरान उसने देखा कि तीव्र शव क्यूई के अलावा कब्रिस्तान पर्वत पर लौ शवों के भौतिक शरीर विशेष रूप से मजबूत नहीं थे। इसके अलावा उनकी भुजाएं सममित थीं और उनकी उंगलियां पतली थीं। जाहिर है उनमें से अधिकांश जीवन में फॉर्मेशन मास्टर्स रहे थे। ये हो सकता है कि लू चेंगयुन द्वारा अपने स्वामी की हत्या का कार्य आवेगपूर्ण नहीं था, बल्कि लंबे समय से पूर्वनियोजित था। बैकवर्ड योजना में न केवल आध्यात्मिक धुरी निर्माण शामिल था, बल्कि संप्रदाय का पतन और उसके अनुयायियों का बिखराव भी शामिल था। इसमें लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुखों और वरिष्ठों के शवों का उपयोग करने की भी बात कही गई थी, जिन्हें उनकी कब्रों में बिना पूजा के छोड़ दिया गया था। गुरु का वध करना और पूर्वजों को नष्ट करना, संप्रदाय को बर्बाद करना और संप्रदाय के पूर्ववर्तियों की लाशों को परिष्कृत करना। मो हुआ की गहरी निगाहों में एक ठंडी रोशनी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। लू चेंगयुन मौत को दावत दे रहा है। यांग जिशान ने विस्तृत कब्रिस्तान मानचित्र और संरचना आरेख प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसने व्यापक योजनाएं बनानी शुरू कर दी, जिससे उसे उम्मीद थी कि वह लाश राजा को खत्म करके और ज़ोंबी खतरे को समाप्त करके एक ही झटके में अपना कार्य पूरा कर लेगा। सब कुछ तैयार था और अचानक मो हुआ ने यांग जिशान को ढूंढा और कहा, अंकल यांग, मुझे भी साथ चलने दो। यांग जिशान कुछ आश्चर्यचकित हुआ, आप वहां क्या करेंगे? मो हुआ ने कहा, मैं मदद करना चाहता हूँ। यांग जिशान थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। वह इतना अच्छा बच्चा है, जिसमें महान क्षमताएं और दयालु हृदय है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा पांचवा भाई उसके बारे में इतनी अच्छी बातें कहता है। लेकिन यांग जिशान ने फिर भी अपना सिर हिलाया। मैं चाहता हूं कि तुम आओ, लेकिन ये लड़ाई जिंदगी और मौत का सवाल है। हमारा सामना लाशों के राजा से होगा और वहां बहुत सारी लोहे की लाशें हैं। ये बहुत खतरनाक है। मुझे भी भाग्य से ज्यादा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। मो हुआ ने कहा, अंकल यांग, चिंता मत करो, मेरे छोटे भाई और छोटी बहन मेरी रक्षा करेंगे। यांग जिशान ने झिझकते हुए कहा, आपके कनिष्ठ भाई, कनिष्ठ बहन, वे केवल क्यूई रिफाइनर हैं, है ना? हालांकि वे क्यूई रिफाइनर हैं, लेकिन उनकी खेती बहुत मजबूत है, मो हुआ ने गर्व से घोषणा की। फिर भी यांग जिशान ने असहमति जताई, यह मौत की लड़ाई है, लाश के खिलाफ एक गंदा युद्ध है, यह अलग है। मो हुआ ने जवाब दिया, अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो मैं भागने के लिए अपनी छिपने की तकनीक का उपयोग करूंगा। छिपाव। यांग जिशान इन शब्दों से चौंक गया। कोई आश्चर्य नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह लाशों की खदान के भीतर अशांत जल में मछलियां पकड़कर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम था। तो उसके पास छिपने का एक तरीका था। ये कुछ ऐसा था जिसका उल्लेख मो हुआ ने पहले नहीं किया था, इसलिए यांग जिशान अनजान था। यांग जिशान ने चमकती आंखों से मो हुआ को देखा। छिपाना, क्या कौशल है, सचमुच अद्भुत। तभी उसके सामने एक प्रश्न आया, आप अभी केवल क्यूई शोधन के स्तर पर हैं, आपने लू चेंगयुन से खुद को कैसे छुपाया? मो हुआ ने संकुचित आंखों से मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तब यांग जिशान को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसी साधक की क्षमताओं के बारे में ऐसे संवेदनशील विवरणों पर लापरवाही से चर्चा नहीं की जानी चाहिए। यांग जिशान ने तुरंत कहा, माफ कीजिए, मेरा ये पूछना अनुचित था। और इसलिए मो हुआ ने पूछा, तो क्या मैं जा सकता हूं? यह है। यांग जिशान अभी भी अनिच्छुक था। वह अचानक रुक गया, फिर संदेह से पूछा, क्या कब्रिस्तान में आपकी यात्रा का कोई और उद्देश्य है? मो हुआ ने इसे नहीं छिपाया और सीधे तौर पर सिर हिलाकर कहा, मुझे लू चेंगयुन से व्यक्तिगत दुश्मनी है, मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूं। यांग जिशान दंग रह गया। कोई व्यक्तिगत द्वेष? क्या यह उस समय उत्पन्न हुई रंजिश थी जब उसे लाश की खदान में बंद कर दिया गया था, या कोई और कारण था? यांग जिशान की निगाहें उदास हो गईं।
कारण चाहे जो भी हो, वह इतनी उम्र के युवा साधक मोहुआ को अपना जीवन जोखिम में डालने देने के लिए अनिच्छुक था। वास्तव में वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या किसी को पहले मोहुआ को दक्षिण यू शहर से बाहर ले जाना चाहिए, ताकि यदि लड़ाई विफल हो जाए और दक्षिण यू शहर गिर जाए तो मोहुआ खतरे में न हो। शव पाप का उन्मूलन ताओवादी न्यायालय का आदेश था और ताओवादी सैनिकों का कर्तव्य था, और इसका मोहुआ से कोई लेना देना नहीं था। मोहुआ को संरचनाओं का ज्ञान था और वह अच्छे स्वभाव का था। वह एक होनहार युवा साधक था जिसे ऐसे जोखिमों में नहीं डालना चाहिए था। यांग जिशान ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही यांग जिशान अपने निर्णय पर अडिग था और अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने वाला था, अचानक एक पूर्वाभास ने उसके दिल को हिला दिया। उनकी चेतना के सागर में एक छवि कहीं से उभर कर आई। चित्र में आकाश खून से लाल रंगा हुआ था। लू चेंगियुन मर चुका था, लेकिन वहां उपस्थित सभी किसान भी मर चुके थे, और उसने स्वयं अपना एक हाथ खो दिया था, जो एक ज़ोंबी के पैर के नीचे दबा हुआ था, और उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। यह ज़ोंबी बहुत बड़ा था, जिसकी पुतलियां रक्त के रंग की थीं और जिनमें हल्के से गहरे सुनहरे रंग की चमक थी, और इसकी आभा भयानक थी। उसने अपना हाथ उठाया और जोर से चीख मारी। पहाड़ों और मैदानों के चारों ओर अनगिनत लाशें समर्पण में झुकी हुई थीं। ... एक क्षण में सब कुछ गायब हो गया। यांग जिशान की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी और वह अत्यधिक भय से भर गया था। अभी वह क्या था? क्या ये युद्ध के मैदान में कई वर्षों से विकसित अंतर्ज्ञान था? अदृश्य दुनिया से कोई संकेत? या फिर किसी ने मुझे ये दृश्य देखने की अनुमति दी थी? यांग जिशान का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें भय और अनिश्चितता से भरी थीं। अंकल यांग, एक युवा आवाज ने यांग जिशान को होश में ला दिया। यांग जिशान ने मोहुआ का चिंतित चेहरा देखा। अंकल यांग, क्या हुआ? मोहुआ ने चिंता से पूछा। कुछ देर सोचने के बाद यांग जिशान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। मोहुआ ने फिर क्षमाप्रार्थी भाव से कहा, तो फिर आप आराम करें अंकल यांग, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। यांग जिशान ने थोड़ा सिर हिलाया, और जैसे ही मोहुआ जाने वाला था, उसने अचानक मोहुआ को वापस बुलाया। मोहुआ ने उलझन भरी नजरों से पीछे मुड़कर देखा। यांग जिशान की निगाहें दृढ़ थीं और उन्होंने कहा, आप जा सकते हैं। मोहुआ पहले तो हैरान हुआ, फिर खुश हुआ, सच में? यांग जिशान ने सिर हिलाया, लेकिन सावधान रहना, मेरे करीब रहना, इधर उधर मत भटकना, और अगर तुम लू चेंगयुन को भी देख लो तो आवेगपूर्ण मत बनो। हाँ, मोहुआ ने बार बार सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अंकल यांग। मोहुआ खुशी से चला गया, और जब से यांग जिशान ने सहमति जताई और मोहुआ को उनके साथ जाने की अनुमति दी, उसकी चेतना के सागर में रक्तरंजित, भयावह और हताश छवि गायब हो गई थी। यांग जिशान के दिल में भय धीरे धीरे कम हो गया, और अब उसे अपने अंगों में बर्फीली ठंड महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक कारण और प्रभाव टूट गया हो। फिर भी यांग जिशान लंबे समय तक अशांत रहा। मोहुआ की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और उसने मन ही मन सोचा, मोहुआ, इस युवा साधक की वास्तविक पहचान क्या है?